कैद किस्त 6। ज़ारून ने कासिम को हिदायत दी, सारा के घर पर नज़र रखो, साथ ही अपने ख़ास आदमियों को भी वहाँ तैनात कर दिया। एक लम्हे को खुद उसके जहन में सवाल उभरा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? वो उलझन में था, बेचैनी में मुब्तला, जैसे अपने ही अफ़ाल का मतलब समझने से कासिर हो। हकीकत तो यही थी कि ज़ारून सारा से सिर्फ माज़रत करना चाहता था। उसके दिल पर बोझ था, जिसे हल्का करने के लिए वो बस एक मौका चाहता था। वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जिए, जिससे चाहे शादी करे। ज़ारून को इस पर कोई एतराज़ ना था, होना भी ना चाहिए था। मगर जब से उसने सारा की शादी की खबर सुनी थी, जैसे कुछ टूटकर बिखर गया हो। उसके अंदर की ज़मीन हिल गई थी। वो खुद को खो बैठा था। उसकी सोचें, उसके फैसले, सब कुछ बेरबत हो चुका था। अब वो हर वो कदम उठा रहा था जो अक़ल, इख़लाक़ और उसूलों के मुनाफी था, और उसे खुद भी इसका शऊर था। मगर एहसास जुर्म, बेचैनी और अनजाना सा खो देने का खौफ उसे कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर कर रहा था। राना ज़ारून, ये तुम किया करते फिर रहे हो। मुझे अपनी तरबियत पर अफसोस होने लगा है। ज़ारून ने जैसे ही दादा जान की कॉल वसूल की, दूसरी तरफ से उनकी झुंझलाती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वो जानता था कि राना क़य्यूम की निगाहें उसके हर कदम पर जमी हुई हैं, इसलिए इस सरजनिश पर उसे क़ता कोई हैरत ना हुई। किया कर रहा हूँ मैं, ज़ारून ने बेनियाज़ी और तमसख़र से जवाब दिया, जैसे अंजाम की परवाह ही ना हो। क्यों उस लड़की की ज़िंदगी में मदाखलत कर रहे हो ज़ारून? उस मासूम बच्ची की जितनी ज़िंदगी तुमने बर्बाद की, किया वो कम थी कि अब तुम उसका बाकी मानदा सुकून भी छीनने चले हो। राना क़य्यूम का सब्र अब आखिरी हद को छू चुका था। गुस्से से उनकी आवाज़ कँपाने लगी। दिल चाह रहा था कि वो कुछ ऐसा कर गुजरें जो ज़ारून की आँखें खोल दे। मगर ज़ारून ने अपनी रिवायती संगदिली के साथ जवाब दिया, अगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो उसे आबाद भी मैं ही करूँगा। और वैसे भी मैंने उसे इब्राहिम के साथ अपनी आँखों से देखा है। जब तक ये मामला वाज़ेह नहीं हो जाता, वो कहीं नहीं जा सकती। ज़ारून के लहजे में वही पुराना तकब्बुर और ज़िद बोल रही थी। राना क़य्यूम का ज़ब्त अब लबरेज़ हो चुका था। दिल चाहा कि वो उसकी ज़बान बंद कर दें। काश कोई गोली होती जो उसकी खौदसरी का इलाज कर सकती। ज़ारून, जो उस बच्ची के साथ हो चुका है, वो कोई मामूली बात नहीं है। अब अगर तुमने उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मदाखलत की, तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ये कहकर राना क़य्यूम ने फ़ोन बंद कर दिया। उनकी सांसें तेज़ हो रही थीं, चेहरा सुर्ख था, और खून का दबाव हद से तजावुज़ कर रहा था। वो जानते थे, ज़ारून उनकी बात का असर लेने वाला नहीं। वो बचपन से ही ऐसा था, ज़िद्दी, खौदसर और हद से बढ़कर खुद को दुरुस्त समझने वाला। राना क़य्यूम बेबसी से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गए। दिल में बस एक ही दुआ थी कि अल्लाह सारा को ज़ारून जैसे हिंदी सिफत इंसान से महफूज रखे। सारा के घर शादी की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी थीं। अगरचे ये एक सादा सी निकाह की तकरीब थी, मगर जमीला खातून शब व रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगा रही थीं। वो अपनी बेटी की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रख रही थीं। बज़ाहिर वो पुरसकून दिखाई देतीं, मगर अंदर ही अंदर एक अनजानी बेचैनी इन्हें मुसलसल घेरा जा रही थी। उनके दिल में बार बार यही सवाल उठता कि क्या वाकई इन्होंने यूनिवर्सिटी में सारा की शादी की खबर दे के दुरुस्त किया। इन्होंने इस बारे में सारा से कोई बात ना की थी कि कहीं वो मज़ीद परेशान ना हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। सारा अपने कमरे की खिड़की में खामोशी से खड़ी चंद को तक रही थी। कभी यही चंद इसके लबों पर मुस्कुराहट बखेर देता था, और वो उसी से अपने ख्याली शहजादे की बातें किया करती थी। मगर आज उसी चंद की चमक में उसे कोई कशिश महसूस ना हुई, ना कोई ख्वाहिश बाकी रही, ना कोई ख्वाब। जहाँ लड़कियां शादी के मौका पर शौकीन, हंसियों और नई जिंदगी के सहाने तस्वुर में खोई होती हैं, वहाँ सारा थी, खौफ और अंदेशों में घिरी हुई। उसे किसी कस्म की अच्छी फ़िज़ा महसूस नहीं हो रही थी। वो महज अपनी माँ की खुशी के लिए खामोश थी। उसी सोच में डूबी, वो खिड़की से पलटी ही थी कि इसके मोबाइल फ़ोन पर अचानक बेल बजी।
उसने गर्दन मोड़कर बेड पर रखे फ़ोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही नामालूम नंबर जगमगा रहा था, जिसकी कॉल इसे चंद रोज़ कबल मौसूल हुई थी। सारा ने फ़ौरन कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। फ़ोन मुसलसल बजता रहा, फिर खामोश हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे मैसेज अलर्ट की आवाज़ ने खामोशी तोड़ दी। किसी ने मुसलसल कई पैगामात भेजे थे। सारा ने बेजारी से मोबाइल उठाया और पैगामात खोले। उन अल्फाज को पढ़कर इसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। अगर अब तुमने मेरी कॉल ना उठाई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। एक लम्हे को उसके बदन में सनसनी दौड़ गई, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और वो फटी फटी नज़रों से स्क्रीन को तकती रह गई। फ़ोन दोबारा बजने लगा। सारा ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कल तुम मुझसे मिलने आओगी? ज़ारून का लहजा तहकम भरा था। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। तुम एक साये की तरह मेरे पीछे लग गए हो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अभी भी क्या कुछ बाकी रह गया है? खुदा करे तुम रिख हो जाओ। सारा की आवाज़ में चीख थी, करब था और हज़ीनी कैफियत नुमायां थी। वो बुलंद आवाज़ में बोलने लगी। कमरे की खामोश फ़िज़ा इसके अल्फाज से लरज़ने लगी, लेकिन इसकी वालिदा जमीला खातून जो सर दर्द की दवा लेकर सो चुकी थीं, सारा की आवाज़ से बेखबर नींद की आगोश में थीं। ज़ारून को लम्हे भर को सारा की हालत पर अफसोस ज़रूर हुआ, मगर वो जानता था कि अगर अब वो नरम पड़ा तो सारा कभी उसकी बात नहीं मानेगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो उसका खमियाजा तुम्हारी मुँह को भुगतना पड़ेगा। मेरे लिए मामूली सा हादिसा करवाना कोई बड़ी बात नहीं। ये अल्फाज किसी धमकी से ज़्यादा एक जहर आलू तलवार की मानिंद थे, जो सारा के वजूद को चीर गई। ज़ारून जानता था कि सारा कमज़ोर दिल है और वो डर के मारे झुक जाएगी, लेकिन सारा इस लम्हे खौफज़दा होने के बावजूद पस्त नहीं हुई। उसकी आवाज़ रूहानी ज़रूर थी, मगर लहजा पुरअज़म। मुझसे बेहतर तुम्ही कौन जानता है? मैं जानती हूँ तुम क्या कुछ कर सकते हो, मगर अब नहीं। ज़ारून ने दिख से आँखें मौनद लीं। दिल में ख्वाहिश जाग उठी कि काश वो उस लम्हे को अपनी ज़िंदगी से मिटा सकता। कल यूनिवर्सिटी के बाहर मुझसीन। अभी वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया था कि सारा ने कॉल काट दी। ज़ारून की आवाज़ फ़िज़ा में गुम हो गई। हेलो सारा, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। सारा ने फ़ोन बंद किया और इसे साइड टेबल की दराज में रख दिया। फिर वो बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को बाहों में जकड़ा और धीरे धीरे रोने लगी। या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद फरमा। अगर वो वाकई कुछ करने पर उतर आया है तो वो ज़रूर करेगा। वक्फ़ताम, या अल्लाह मेरी अम्मी की हिफाजत फरमाना। मेरे पास सिर्फ वही एक रिश्ता है, कहीं वो इंसान मुझसे वो भी ना छीन ले। अंदेशों के अंधेरे में सारा की आँखें नम थीं, लेकिन उसका दिल जानता था, कुछ भी हो जाए वो ज़ारून से मिलने नहीं जाएगी, किसी सूरत नहीं। रात आँखों में कट गई। सारा की पलकों को लम्हे भर को भी सुकून ना मिला। जैसे जैसे सेहर करीब आई, दर्द सर ने उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। वो देर तक बिस्तर पर लेटी रही, फिर थके कदमों से उठी और निढाल बदन के साथ शावर लिया। कमरे से निकली तो सामने ही जमीला खातून चादर सनवर रही थीं, शायद बाजार जाने की तैयारी में थीं। सारा की आँखों में रात की हौलनाक धमकियां अब भी लरज़ रही थीं। दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जगह बना ली थी। वो फौरन मुंह के करीब पहुंची। अम्मी आप कहीं जा रही हैं? उसने घबराहट छुपाते हुए पूछा। हम बेटा कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं और तुम्हारे कपड़े भी दर्जी के हम से उठाने हैं, जमीला खातून ने मसरूफ़ लहजे में कहा। उन्हें अंदाज़ा ही ना हवा कि सारा का चेहरा जर्द पड़ चुका है और लब कांप रहे हैं। अम्मी आज ना जाएं, मेरा ख्याल है जितनी खरीदारी हो चुकी वही काफ़ी है, अब मज़ीद कुछ ना लें। सारा की आवाज़ में अजीब इल्तिजा छपी थी। अरे बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही तो बेटी है मेरी, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तुम बस दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखना, मैं खाला अलमास से कह आई हूँ, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चक्कर लगाती रहेंगी। ये कहकर जमीला खातून ने सारा की बात सुने बगैर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से घर से निकल गईं। सारा वहीं दरवाजे के करीब खड़ी रह गई, आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे।
इसे अपना जिस्म तपता हुआ महसूस हो रहा था। उसके पाँव कांपने लगे और वो करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक ही दुआ बार बार धड़कने लगी, या अल्लाह मेरी अम्मी की हिफाजत फरमाना, या अल्लाह मेरी मां को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो आँखें बंद किए लरजते होंठों से दुआ मांगती रही। जमीला खातून को घर से गए खासी देर हो चुकी थी। वो बार बार अपनी मां को कॉल करती, मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये सूरत हाल इसके लिए नई और खौफनाक थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक लम्हे को सारा के दिल में ख्याल आया कि शायद उसे ज़ारून से मिल लेना चाहिए, शायद इस तरह उसकी मां महफूज रह सकती है। मगर अगले ही लम्हे इसने ये सोच झटक दी, वो किसी सूरत इस आवारा इंसान से नहीं मिलेगी। सूरज सर पर आया, फिर ढला। शाम के साए गहरे हो चुके थे, मगर जमीला खातून वापस ना आए। अब सारा की हालत करीब थी कि चीखें मार कर रो दे। खाला अलमास भी कुछ देर पहले अपने घर जा चुकी थीं। सारा ने एक बार फिर कपकपाते हाथों से अपनी मां को फ़ोन किया, लेकिन बदस्तूर कोई जवाब ना मिला। तभी दरवाजे की बेल बजी। सारा हड़बड़ा कर उठी और भागकर दरवाज़ा खोला। सामने जो मंजर था, उसने उसे गोया पत्थर का कर दिया। मतलब ज़ारून ने अपना कहा सच कर दिखाया। जमीला खातून की पेशानी पर पिटी बूंदी थी, हाथ पर मामूली जख्म था और चेहरे पर हल्की थकन की परछाइयां थीं। अम्मी, ये सब कैसे हुआ? सारा तड़प कर उनके करीब पहुंची और सहारा देकर सोफे तक ले आई। खुद भागकर पानी का गिलास लाई। जमीला खातून ने चंद घूंट पानी पिए और गिलास मेज पर रखते हुए बेटी को देखा, जिसके चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। अरे बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ खास चोट नहीं आई? अब ये डॉक्टर भी तो छोटे से जख्म पर इतनी बड़ी पिटी बांध देते हैं। इन्होंने नरम लहजे में बेटी को तसल्ली दी। मगर अम्मी, ये सब हुआ कैसे? सारा की आंखों में आंसू भर आए थे। बेटा, उन अमीरजादों को ना अपनी गाड़ियों का होश होता है ना सड़क पर चलने वालों का। एक लड़के की गाड़ी से मामूली टक्कर हो गई थी। वो चादर उतार कर एक तरफ रख चुकी थीं। सारा की बेचैनी बदस्तूर कायम थी। अम्मी, आप मुझे बुलवा लेती। मैं सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर बंद आ रहा था। अरे बेटा, परेशान ना हो। एक नेक दिल लड़का था, उसी ने मुझे अस्पताल पहुँचाया, मेरे साथ रुका भी, दवाएं भी ले आया और अभी मुझे गली के बाहर उतार कर गया है। फ़ोन तो बैटरी ख़त्म होने की वजह से बंद हो गया था, याद ही नहीं रहा चार्ज पर लगाना। इन्होंने बैग से फ़ोन निकालकर सारा को दिया ताकि वो उसे चार्ज पर लगा दे। सारा मुंह से लपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। अम्मी, अगर आपको कुछ हो जाता तो बस आज के बाद आप कहीं नहीं जाएंगी, वादा करें। जमीला खातून बेटी के अंदाज़े मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। अरे मेरी पागल बच्ची, ये हादसे तो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अब किया उनसे डर कर हम घर में कैद हो जाएं। काफ़ी देर तक सारा अपनी मां के साथ लगी बैठी रही। वो जान चुकी थी कि ज़ारून सिर्फ धमकी देने तक महदूद नहीं है। उसके दिल में एक खौफ बैठ चुका था, खौफ अपनी मां को खोने का। तभी उसने एक फ़ैसला किया, ज़ारून से मिलने का फ़ैसला। जमीला खातून को दवाई खिलाकर, उनके माथे पर बोसा देकर सारा ने उन्हें सुलाया। फिर दबे कदमों से अपने कमरे में आई और उस नंबर पर कॉल मिलाई जिससे उसे गुज़श्ता रात कॉल आई थी। ज़ारून बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। गुस्से और झुंझलाहट ने उसे जकड़ रखा था। सारा का उससे ना मिलना उसे बेहद बरहम कर रहा था। अब वो पुख्ता इरादा कर चुका था कि सुबह होते ही खुद उसके घर जाएगा। अभी वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन पर सारा का नाम जगमगाया। उस लम्हे की हैरत ने ज़ारून को साकत कर दिया। सारा की कॉल, ये वो लम्हा था जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने फ़ौरन कॉल उठा ली। हेलो सारा, ज़ारून ने बेताबी से उसका नाम पुकारा। दूसरी तरफ से सारा की ज़ख्मी मगर मजबूत आवाज़ उभरी, तो तुमने वाकई वही किया जिसकी धमकी दी थी। हमने तुम्हारा आखिर किया बगाड़ा है। क्यों मेरी और मेरी मां की ज़िंदगी अजाब बना दी है। ज़ारून लम्हा भर के लिए गड़बड़ा गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि सारा किया कि रही है। वो कुछ समझ ना पाया कि
वो किस बात का इल्ज़ाम दे रही है? ठीक है, मैं सुबह तुमसे मिलूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने दोबारा मेरी मुंह को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। सारा की आवाज़ में अब की बार लर्जिश कम और हौसला ज्यादा था। ज़ारून ने उसकी पुलिस वाली बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। उस लम्हे बस एक ही बात उसके दिल को भा रही थी, सारा कल इससे मिलने आ रही थी। हालांकि वो समझ चुका था कि सारा किसी गलत फहमी का शिकार है। शायद उसे लगा था कि जमीला खातून के हादसे के पीछे भी उसी का हाथ है, मगर ज़ारून ने दानिस्ता तौर पर उस गलत फहमी को दूर ना किया। वो जानता था कि अगर सच बता दिया तो शायद सारा मिलने का इरादा बदल दे। ठीक है, तुम कल यूनिवर्सिटी आ जाना, ज़ारून ने नरमी से कहा। सारा ने बगैर कुछ कहे कॉल मुनक़ते कर दी। ज़ारून ने फ़ोन एक तरफ रखा और ख़ुद बिस्तर पर गिरकर आंखें मूंद लीं। जो कुछ हो रहा था वो इसके मंसूबे का हिस्सा तो ना था, लेकिन अब उसे लगता था कि शायद यही वाहिद रास्ता है। चंद लम्हे बाद उसने कासिम को फ़ोन किया। कासिम ने फ़ोन उठाया तो ज़ारून ने तफसील से उसे अगले दिन के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। कासिम कुछ देर खामोश रहा। उसकी खामोशी हैरत से लबरेज थी, लेकिन उसने ज़ारून की किसी बात पर सवाल ना किया, क्योंकि वो जानता था जब ज़ारून कोई फ़ैसला कर ले तो उसे रोकना आसान नहीं होता। अगली सुबह सारा ने जमीला खातून को नाश्ता कराया। माँ के चेहरे पर अभी तक गुज़श्ता शाम के वाक़ये की थकन नुमायाँ थी, लेकिन सारा ने खुद को मजबूत ज़ाहिर किया। वो उनके सामने अपने दिल की हलचल ना आने देना चाहती थी। अम्मी आज यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी, कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसी लिए बुलाया है। जमीला खातून ने चौंक कर उसे देखा। क्या कोई ख़ास बात है बेटा? सारा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। जी अम्मी, सब ठीक है, बस शायद किसी रिसर्च या फाइनल वर्क का मामला हो। जमीला खातून को तशवीश ज़रूर हुई, लेकिन बेटी की नरमी और एतिमाद भरी गुफ्तगू ने उनकी तशवीश को वक्ती तौर पर दबाया। अच्छा, ख्याल से जाना, और वापसी में रुकना मत, मुझे फिक्र होगी। सारा ने इस बात में सर हिलाया, उनके हाथ थामे, माथे पर बोसा दिया और कमरे से बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी की वैन ने आना नहीं था, इसलिए सारा ने रिक्शा का इंतखाब किया। रिक्शा में बैठते ही उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे वो किसी अनजानी सिमत, अनजाने अंजाम की तरफ बढ़ रही हो। रिक्शा की आवाज़, सड़कों का शोर, हर चीज़ उसे मामूल से कहीं ज़्यादा बुलंद लग रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं और ज़हन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, ज़ारून ने मुझे आज फिर उसी वजह से बुलाया है। बस उसी ज़िद, उसी ज़बरदस्ती, उसी बेरहमी की बना पर। सारा की उंगलियां दोपट्टे का कोना बार बार मरोड़ रही थीं। दिल बेकरार था। वो एक निस्बतन सुनसान सड़क से गुजर रही थी जब अचानक उसके रिक्शा के एन सामने एक सियाह रंग की परादू आकर रुकी। सारा का दिल एक लम्हे को जैसे सीने में ही रुक गया। गाड़ी का दरवाज़ा खिला और ज़ारून इत्मीनान से बाहर निकला। उसने खामोशी से सारा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रिक्शा वाला एक लम्हे को गड़बड़ा सा गया, जैसे सोच रहा हो ये शख्स कौन है। सारा की हालत तो पहले ही निढाल थी, अब और घबरा गई। ज़ारून ने पीछे खड़ी गाड़ी में बैठे कासिम को इशारा किया। वो फौरन आगे बढ़ा और रिक्शा वाले को किराया थमा दिया। सारा कुछ देर खामोश बैठी रही, जैसे अपने अंदर की जंग लड़ रही हो। उतरे या ना उतरे, उसका जिस्म खौफ से कपकपा रहा था। दिल की धड़कन काबू से बाहर थी, मगर फिर भी उसने खुद को मजबूत रखा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने गहरा सांस लिया और रिक्शा से नीचे उतर आई। ज़ारून ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। सारा खामोशी से आकर बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ और ज़ारून ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। गाड़ी नरमी से चलने लगी। सारा ने आज गुलाबी फूलों वाला नफीस कुर्ता पहना था और साथ में हम रंग दोपट्टा भी निहायत करीने से सर पर ओढ़ा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म का मेकअप ना था, मगर इस सादगी में जो हुस्न था वो बयान से बाहर था। उसका चेहरा कम उम्री और मासूमियत का अक्स था, जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो जो इस संगदिल दुनिया में वक्त से पहले बड़ी हो गई हो।
زارون کے سامنے سارا بالکل بچی ہی لگتی تھی۔ زارون کی عمر 29 برس تھی۔ دراز قد، چوڑے کندھے، کثرتی جسم، ہلکی ہلکی بھوری داڑھی اور گہری بھوری آنکھیں اس کی شخصیت میں ایک پرکشش ٹھہراؤ پیدا کرتی تھیں۔ زارون نے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا، اگرچہ وہ عمومی طور پر اپنی بنگلے نما رہائش گاہ میں مقیم تھا، مگر سارا کو وہاں لے جانا فی الحال ممکن نہ تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ سارا کی آواز میں گھبراہٹ اور بداعتمادی دونوں جھلک رہے تھے۔ پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کرو، زارون نے نگاہیں سڑک پر جمائے رکھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے جلدی گھر جانا ہے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سارا کی آواز میں التجا تھی اور اس کی آنکھیں بے چین ہو چلی تھیں۔ زارون کے قریب بیٹھنا اور اس کا مسلسل خاموش رہنا اسے کسی اندھیرے غار میں داخل ہونے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، زارون نے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر سارا کو یقین تھا کہ یہ 2 گھنٹے بھی ان لمبی اذیت ناک راتوں کی طرح ہی گزریں گے جن میں وہ خود سے لڑتی رہی ہے۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک فلک بوس عمارت کے سامنے آ رکی۔ زارون نے گاڑی پارک کی اور سارا کو ساتھ لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ جلد ہی وہ مخصوص منزل پر پہنچ گئے۔ زارون نے چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اسی دوران قاسم اور 2 محافظ بھی وہاں پہنچے۔ سر، کام ہو گیا ہے۔ قاسم کے لبوں سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سارا کے کانوں میں بجلی کی طرح گونجے۔ وہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زارون سارا کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دروازے کے قریب ہی ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی بھی لمحے فرار کی راہ دیکھ رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر اسی طرح کھڑی رہیں تو پھر کسی بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ زارون کے طنزیہ الفاظ پر وہ بے اختیار صوفے پر آ بیٹھی، اگرچہ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ زارون کو اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ سارا اس کے پاس خود کو اتنا خیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے، سب انتظامات مکمل ہیں، بیوٹیشن بھی آ رہی ہے۔ زارون نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ سارا پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اگلے ہفتے میری شادی ہے، وہ چیخ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہ وہاں تک پہنچتی اس سے پہلے ہی زارون نے پھرتی سے اسے دبوچ لیا اور کھینچ کر بیڈ کے قریب لے آیا۔ سکون سے میری بات سنو، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ زارون نے اسے کہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ سارا پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، مسٹر زارون، تم اب مجھے کس بات کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کی آواز میں تلخی اور تھکن سے بھری سچائی تھی۔ اگر تم اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ میرے آدمی تمہارے گھر کے آس پاس پھیل چکے ہیں، میرے ایک اشارے پر تمہاری ماں اوپر پہنچ جائے گی۔ زارون نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے سارا کے سامنے موبائل سکرین کر دی۔ سکرین پر وہی جانا پہچانا گھر دکھائی دیا، مگر اس کے ارد گرد عام کپڑوں میں مشتبہ چہروں کی بھرمار تھی۔ سارا کا رنگ فک ہو گیا، اب اس کے پاس کسی انکار یا مزاحمت کا راستہ نہ بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو کھونے کی تاب نہیں لا سکتی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں شعلہ فشاں ہو چکی تھیں۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، یاد رکھنا جیسا میرے ساتھ کر رہے ہو کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ سارا نے غصے اور نفرت سے بھرے ہاتھوں سے زارون کے سینے پر ضربیں برسانی شروع کر دیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نہ روکا نہ پلٹا، لیکن جب سارا نے بیٹی کا کہا تو جیسے اس کے دل پر کوئی بجلی گری ہو۔ سارا مار مار کر تھک گئی تو وہ نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مسلسل بددعائیں دیتی رہی، مگر زارون خاموشی سے سن کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔
ब्राइडल ड्रेस और बेवटीशन भेजो रहा हूँ, बना किसी तमाशा के तैयार हो जाना, इसने जाते जाते कहा। मगर फिर जैसे वो एक आवाज़ में ठिठक गया। सफ़ेद चादर भेजवाना, जनाजे पर सफ़ेद कफन ही ओढ़ाया जाता है। सारा के सपाट लहजे में छपी बेबसी और जहर ने ज़ारून के दिल को चीर कर रख दिया। इसने आँखें सख्ती से बंद की, एक गहरा सांस लिया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो सारा इब्राहिम से सारू ज़ारून बिन गई। इसने ना कोई सिंगार किया, ना बेवटीशन को अंदर आने दिया, बल्कि बेड की सफ़ेद चादर को खुद पर लपेट लिया। आज उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इसे ज़िंदगी में कभी ऐसी बेबसी महसूस ना हुई थी। वो सोच रही थी, काश इसका कोई भाई होता जो आज इसकी ढाल बनता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। निकाह की मुख्तसर सी रस्मी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। सारा कमरे के एक कोने में बेड के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी थी, चेहरा बेरंग, वजूद बेजान। ज़ारून सोफे पर बैठा उसे देखता रहा। आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर सारा की खामोशी ना टूटी। ज़ारून जानता था कि वो ज़हनी तौर पर किस मकाम पर है, इसलिए उसने खामोश रहने को ही बेहतर समझा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, ज़ारून के नरम लहजे में कहे गए अल्फाज पर भी सारा में कोई जुम्बिश ना हुई। वो यूं ही बैठी रही, जैसे कुछ सुन ही ना पाई हो। ज़ारून ने आगे बढ़कर नरमी से उसके बाजू थामे और उसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी तक ले गया।